Good morning, student. You have already know that your periodic test is going on. So first of all, मैं आपको periodic test का बताने से पहले मैं आपको periodic test के बारे में बताती हूँ. First of all, आपको क्या है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो आपके जो हैं PDF में जो क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए गए हैं, बेसिकली उन्हीं के ऊपर डिपेंड है. देखिए बच्चे, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही इंस्ट्रक्शन दूंगी कि जो हमने PDF में क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, 1 मार्क्स के भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, बुक एक्सरसाइज भी है और आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर हैं. तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद आप चैप्टर की रीडिंग लेंगे, ठीक है. और उसके बाद आप PDF के क्वेश्चन आंसर नोट करके उनको लर्न करके देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो चैप्टर है उसको आप डीपली रीड करेंगे, ठीक है. अगर आप चैप्टर डीपली रीड नहीं करेंगे तो आपको जो है वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सीधा ही PDF नोट कर लेते हैं. देखिए बच्चे, आप 7 से 8th क्लास में आए हैं तो आपके लिए हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को क्लियर करना नेसेसरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो देखेंगे. मैंने वीडियो में हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आप वीडियो भी देख लेंगे तो आपको जो है वो चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले मैं आपको फिर से यही इंस्ट्रक्शन देती हूँ. जैसे कि आपको सिलेबस का तो पता ही होगा. आपका जो सिलेबस है वो आपका जियो का फर्स्ट चैप्टर है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और हिस्ट्री का जो है वो सेकेंड चैप्टर है. तो मैं आपको जो है वो हिस्ट्री का जो है इस वीडियो में पहले तो फर्स्ट जो हमारे जो 5th चैप्टर था, व्हेन पीपल रेबल, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, इसके जो है हमारे रह गए थे, वो मैं आपको सबसे पहले वो क्लियर करवाऊंगी. देन उसके बाद जो है ये हमारी जो वीडियो होगी वो होगी आपके रिवीजन की, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जो है ये जो हमारा चैप्टर 5 है, व्हेन पीपल रेबल, तो इसके में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. ये आपका पेंडिंग था, इसलिए मैं आपको ये यहीं से कंटिन्यू करवा देती हूँ और PDF में भी आपको यहीं से सेंड कर दूँगी. तो बच्चे, सबसे पहले आप ये तो आप फेयर नोटबुक में नोट करेंगे ही. इसके अलावा आपको जो है अपनी पीरियोडिक टेस्ट की जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है. उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच द वीडियो, देन उसके बाद आप चैप्टर को डीपली रीड करेंगे. देन उसके बाद PDF के क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, या आपके ग्लोसरी जो हैं या कीवर्ड्स जो हैं आपके, वो सभी आप लर्न करेंगे. देन उसके बाद आपको चैप्टर जो है वो डीपली रीड करना है. देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं उनको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे जो है क्वेश्चन फाइंड आउट करके मेरे पास सेंड किए हैं और उनका वर्कआउट जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है. तो बच्चे आप सभी कर सकते हैं, ठीक है. तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे तो इसका मेन मीनिंग यही होता है कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो चैप्टर की रीडिंग है वो साथ साथ में कंप्लीट होती चली जाएगी. तो आपको फिर जो है वो चैप्टर लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और बच्चे, आपका ये बेस है. आगे जो आपकी जो 8th क्लास की जो SST की हिस्ट्री की जो बुक है वो आपका बेस है. 12th में आपका मेन यही जो टॉपिक है इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है. तो बच्चे, अगर आपको अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप 12th में अगर आप आर्ट लेते हो तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी. तो मैं आपको फिर से यही बता रही हूँ कि आप जो है सबसे पहले PDF पे डिपेंड ना रह के, कई बच्चे कहते हैं कि मैडम सिर्फ PDF के क्वेश्चन आंसर कर लें, तो बच्चे आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आप पहले वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो, देन उसके बाद जो है अब मैं आपको जो वीडियो सेंड करूँगी उसमें आपकी रिवीजन ही होगी, ठीक है. उसमें मैं आपको जो है, जैसे कई बच्चों ने मेरे को प्रॉब्लम बताई थी कि मैम हमारे पास बुक नहीं है, तो अब की बार जो है मैंने पहले तो मैं पॉइंट सेंड करती थी, डीपली उनको बताती थी. तो बच्चे अब जो है मैं आपको क्या करूँगी कि बुक की रीडिंग के साथ आपको चैप्टर करवाऊँगी और उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं और लाइन टू लाइन आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी. आई थिंक उसके बाद आपके पास अगर बुक नहीं है तो उसका इशू ही ख़त्म हो जाएगा. तो आपको बुक जो है या नहीं है, ये इशू आपको आगे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है. तो लेट्स वी स्टार्ट आवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5, व्हेन पीपल रेबल, ठीक है. फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपका है, व्हाट वाज द प्ले ऑफ नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. यानी कि जो नाना साहेब के जो एडॉप्टेड सन मतलब जो गोद लिए हुए जो सन थे पेशवा बाजीराव सेकेंड, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है. नाना साहेब प्लेड
दैट, या प्रॉब्लम भी लिख सकते हो आप, ठीक है, दैट ही बी गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन ही लेटर डाइड, यानी कि नाना साहिब का जो एडॉप्टेड सन था बाजीराव सेकंड, वो ये चाहता था कि जब उसके फादर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसके फादर की पेंशन जो है उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पेंशन दे। देखिए बच्चे, मैंने आपको जो है थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ, वैसे आपके ये यूटी के सिलेबस से या पीरियोडिक टेस्ट के से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसके जो है डिफरेंट रीज़न थे, ठीक है, जैसे सिपाही का था, रिलीजन का था, देन उसके बाद जो है आपके किंग्स जो थे, क्वीन जो थी, जैसे कि रानी, जैसे कि आपका एग्जांपल था, और दूसरे जो आपके नाना साहिब थे, ठीक है, तात्या टोपे थे, ठाकुर कंवर सिंह थे, बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो मेन लीडर का उन्होंने काम किया था, और क्या था, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम थी। तो इन पॉइंट को आप रिमाइंड करने के लिए जो है आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि नाना साहिब का जो एडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव, वो ये चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई उसके फादर की डेथ के बाद उसको पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका सेकंड, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू टेकन बाय द कंपनी टूवर्ड एंडिंग द मुगल डायनेस्टी, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना जो है पावर को एक्सटेंड कर रही थी, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया था, मुग़ल डायनेस्टी यानी कि मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू टेकन बाय द कंपनी टूवर्ड एंडिंग द मुग़ल डायनेस्टी, द नेम, उन्होंने क्या किया था, ठीक है। देखो क्या था कि उस टाइम पे जो पावर थी वो मुग़ल किंग बहादुर शाह जफ़र की थी, ठीक है। तो क्या था कि लोग जो थे, जो पीपल्स जो थे, इंडियन पीपल जो थे, वो मुग़ल किंग यानी कि आपके बहादुर शाह जफ़र को अपना जो है वो किंग मानते थे, और मेन जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला जो वर्क था, यानी कि मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, द नेम ऑफ द मुग़ल किंग, यानी कि जो किंग का, मुग़ल किंग का नाम जो वाज रिमूव फ्रॉम द क्वाइन, यानी कि जो क्वाइन यानी कि सिक्के जो बनते थे उनसे रिमूव कर दिया था, उनसे हटा दिया गया था मुग़ल किंग का नाम, ठीक है। माइंड बाय द कंपनी, यानी कि जो कंपनी जो क्वाइन बना रही थी उससे जो क्वाइन थे, जो सिक्के थे, उनसे मुग़ल किंग का नाम जो है वो रिमूव कर दिया गया था। तो बच्चे इस तरह से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन बच्चे उसके बाद मैंने भी आपके बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो मैंने फाइंड आउट किए हैं, और आप भी इसी तरह से फाइंड आउट करोगे। और चैप्टर की रीडिंग के टाइम जो अभी हमारी सेकंड चैप्टर की रिवीजन चलेगी इसी वीडियो में, तो क्या था कि उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई वर द इंडियन सिपाही, आपको सिपाही पता है, ये ब्रिटिशर ने जो इंडियन सोल्जर्स थे, सिपाही जो थे, उनको नाम दिए थे। तो व्हाट वर द इंडियन सिपाही अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल, गिव एनी वन रीज़न। अब 1 क्या, आप 7, 8, 9, 10 जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया है, तो आप बहुत सारे रीज़न भी बता सकते हो, लेकिन आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप कोई भी उनमें से ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट वर द इंडियन सिपाही, या इंडियन जो सिपाही थे वो जो है ब्रिटिश रूल से अनहैप्पी क्यों थे, गिव एनी वन रीज़न। द इंडियन सिपाही वर अंडर पेड, यानी कि देखो इसका मीनिंग आप और भी बहुत सारे रीज़न लिख सकते हो कि उन्हें जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है, विद द ब्रिटिशर सिपाही इन द कंपेरिजन ऑफ द ब्रिटिश सिपाही, ठीक है। देन उसके बाद जो रीज़न था उनका अंडर पेड, यानी कि उनकी जो सैलरी थी, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिपाही था और इंडियन जो सिपाही था वो सेम पोस्ट पे थे, ठीक है, लेकिन जो क्या था कि उनकी रिस्पेक्ट और उनकी रिस्पेक्ट में जो है उनकी डिग्निटी को जो है वो हार्म किया जाता था इंडियन को। देन उसके बाद जो सैलरी होती थी वो आपकी इंडियन सोल्जर्स की कम होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनकी ज़्यादा होती थी। तो यानी कि सैलरी आप सीधा भी लिख सकते हो, देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट सिपाही और इंडियन सिपाही वॉज वेरी अनडिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि या सीधा ही आप लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन
सैलरी इशू, ठीक है। या आप सीधा ही, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप सीधा ही लिख देना, द इंडियन सिपाही वर अंडर पेड, ठीक है। यानी कि उनकी सैलरी को लेकर जो है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। देन उसके बाद है आपका वट रूमर स्प्रेड अमंग द सिपाही ऑफ द मेरठ रेजिमेंट अबाउट द न्यू कार्टिलेजेस। आपको देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मेन जो रीज़न था आपका 1857 के, आपने देखे कि बहुत सारे रीज़न थे, जैसे पीजेंट का था, झांसी की रानी का था, देन उसके बाद तात्या टोपे, फिर उसके बाद आपका नाना साहिब, बहुत सारे ऐसे रीज़न थे, सिपाही का। लेकिन बच्चे आप ये सोच मतलब अगर आपसे इमीडिएटली ये पूछा जाए कि इमीडिएटली जो रीज़न था वो क्या था आपका, यानी कि उसी टाइम का मेन जिससे कि स्प्रेड हुआ था, वट रूमर स्प्रेड अमंग द सिपाही, यानी कि मेरठ के जो सिपाही, मेरठ की जो रेजिमेंट थी उसके जो सिपाही थे उनके बीच में न्यू कार्टिलेजेस होते हैं बेटा कारतूस, ठीक है। तो उनको लेकर उनके बीच में क्या अफवाह फैल गई थी, ठीक है, या उनके बीच में ऐसे कौन सी बात आ गई थी कार्टिलेजेस को लेकर। मेरठ रेजिमेंट, आपको चैप्टर में वीडियो में भी देखा होगा कि मेरठ रेजिमेंट में जो है ये आपका 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द रूमर स्प्रेड दैट द न्यू कार्टिलेजेस वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ये अफवाह फैल गई थी कि जो कार्टिलेजेस हैं, जो कारतूस हैं, वो आपके कोटेड हैं, यानी कि उसमें जो है ना, देखिए आपको मैं बताती हूँ, आप भी जानते होंगे कि हिंदूज़ के लिए काउ जो है वो कितनी जो है वो ये कह सकते हो कि आप डिटीज़ की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, देवी देवताओं की तरह उसको पूजते हैं। सेम इसी तरह से मुस्लिम लोग जो है वो पिग को जो है वो काफ़ी जो है रिस्पेक्ट देते हैं। तो देखिए बच्चे, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही सिपाही थे आपके इस मेरठ रेजिमेंट में। तो उनमें ही अफवाह फैल गई थी कि जो काऊ है वो हिंदुओं के लिए और पिग जो है वो मुस्लिम के लिए। उनमें जो है जो कार्टिलेजेस हैं उनमें जो है इनके फैट लगे हुए हैं, और इन कार्टिलेजेस को सबसे पहले मुंह से काटना होता है, देन उसके बाद इनको मतलब आप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे क्या था कि हिंदू और जो है मुस्लिम दोनों ही जो है इन कार्टिलेजेस को यूज़ करना नहीं चाहते थे। तो यहीं से आपका जो है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद है व्हाट डिड द एजिंग मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र डू आफ्टर ही वाज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रेबल। मतलब बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्होंने क्या किया, क्या डिक्लेयर किया जब वो लीडर बने रेबल के। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ जो है वो मूव किया, और उन्होंने जो है बहादुर शाह जफ़र को जो है वो अपना लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। देन उसके बाद की जो सिचुएशन थी वो इसमें पूछी गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ही रोट लेटर, उसने लेटर लिखे थे टू ऑल द चीफ एंड रूलर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो चीफ थे, मुखिया जो थे, और जो टेरिटरीज़ के रूलर थे उन कंट्री के, यानी कि इंडियन कंट्री के, उन सभी को जो है उन्होंने लेटर लिखे थे टू कम फॉरवर्ड, यानी कि सामने आए, यानी कि रिवोल्ट में वो इन्वॉल्व हों, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फिडेंसी ऑफ द इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, यानी कि सभी जो है वो इकट्ठा होकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकें, ठीक है। तो ये आपके मेन क्वेश्चन थे, इनको मैं PDF में भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू स्मॉलर रूलर हु एक्नॉलेज्ड द सर्जेंट्री ऑफ बहादुर शाह जफ़र, यानी कि जो और दूसरे जो लीडर थे, ठीक है, जैसे नाना साहिब हो गया और बर्जीस कदर, जो मैंने आपको नाम बताए थे, ठीक है। देन उसके बाद आपका सिंपल से क्वेश्चन आता है हु वाज तात्या टोपे, के तात्या टोपे कौन थे, ठीक है। ही वाज द जर्नल ऑफ नाना साहिब, यानी कि वो नाना साहिब के जर्नल थे। देन उसके बाद है हु वाज अहमद उल्ला शाह, व्हाट वाज हिज प्रॉस्पेरेसी, यानी कि उनके क्या मतलब व्यू थे, क्या विचार थे, या उनकी क्या फ़िलॉसफी थी, और अहमद उल्ला शाह कौन थे, ठीक है। अहमद, देखिए बच्चे मैं थोड़े से आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन बच्चे अगर आप अभी जो है इनकी हैबिट डाल लेंगे
ये आपकी शायद बुक में आपको डीपली ना दिखाई दें, अगर आप बिल्कुल डीपली करेंगे तब आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सेंड किए हैं। इजी क्वेश्चन आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं सेकंड चैप्टर की रिवीजन में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद आपको मैं सेकंड चैप्टर के जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको वीडियो में जो है वो बताऊंगी, ठीक है। तो आंसर है इसका, अहमदुल्ला शाह वॉज ए मौलवी जैसे कि हमारे प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं टेम्पल में, उसी तरह से अहमदुल्ला शाह जो थे वो मौलवी बोला जाता है मुस्लिम में, ठीक है। हमारे यहाँ प्रीस्ट बोलते हैं और मुस्लिम में जो है वो मौलवी बोलते हैं। अहमदुल्ला शाह वॉज ए मौलवी फ्रॉम द फैज़ाबाद, यानी कि फैज़ाबाद के मौलवी थे, ठीक है। हिज प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि उनके जो व्यू थे, वॉज दैट टू रूल ऑफ द वुड सोन कम टू एन एंड, यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, जो यहाँ पर वो इंडिया में रूल कर रहे हैं, उसका टाइम जो है वो ख़त्म होने का नज़दीक ही आ रहा है। यानी कि ये रिवोल्ट होने के बाद ये उनके व्यू थे कि भी जो है रिवोल्ट के बाद जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद है आपका व्हेन डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से दिल्ली को अपने अंडर में कैसे कर लिया था, कब किया था, सॉरी। व्हेन डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली, द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली इन सितंबर 1857। आपको पता है कि रिवोल्ट जो है आपका मई 1857 में स्टार्ट हुआ था और सितंबर तक इन्होंने दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया था। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन, वाई वर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, कि भी क्या वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंच गई थी। मतलब आपने चैप्टर के लास्ट में भी देखा होगा कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर पहले यहाँ पर थी इंडिया में, उसकी सारी पावर को जो है वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश से ही सारा जो है वो आपका रूल और रेगुलेशन वहाँ से सेंड किए जाते थे, और यहाँ पर जो वायसराय को सेंड किया गया था, भेजा गया था, वही जो है यहाँ पर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाता था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो थी वो ब्रिटिश क्राउन में क्यों चेंज कर दी गई थी, क्यों ट्रांसफ़र कर दी गई थी? इसका आंसर है बच्चे, द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर, यानी कि इंडिया में जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उनको डीपली ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, ये आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट के उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद है बच्चे आपका अंडर वट कंडीशन द रूलिंग चीफ कुड पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स, यानी कि हायर्स मतलब जो अगर मान लो किसी का गोद लिया हुआ जो सन है, यानी कि क्या कंडीशन थी कि रूलिंग जो चीफ थे उन्होंने जो है अपनी मतलब जो गोद लिए हुए सन थे उनको जो है वो किंगडम जो है उनको छोड़ दे सकते थे। दे कुड डू सो, ये इस तरह से कर सकते थे ओनली व्हेन दे वर रेडी टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सवियर पैरामाउंट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एलिजाबेथ क्वीन थी उसको वो अपना पैरामाउंट मानते थे, तो ये जो है ये रूल जो है इन पर इम्प्लीमेंट होता था। ठीक है, देन उसके बाद है वाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो बच्चे आप इसमें कोई भी रीज़न लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो बताया है वो है आपका कि वाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो क्यों फेल हुआ था। देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द फ्रीडम फाइटर। अब देखिए मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ, इसके 6 या 7 रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे आप इनमें से कोई भी एक रीज़न लिख सकते हो। अब आप देखोगे कि जैसे क्वीन ऑफ झांसी यानी कि लक्ष्मीबाई जो थी उनका अपना अलग रीज़न था, देन तात्या टोपे जो थे उनका अपना अलग रीज़न था, नाना साहिब थे उनका अलग रीज़न था, पीजेंट की अपनी अलग लड़ाई थी, सिपाही की अपनी अलग फाइट थी। तो मतलब सभी के जो है वो अलग अलग रीज़न थे, सभी जो थे वो अपने ही बेनिफिट के लिए जो है वो
फाइट कर रहे थे। तो इनमें जो भी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जो किंग थे, वो अपनी टेरिटरी को वापस गेन करने के लिए जो है वो फाइट कर रहे थे। तो क्या था कि देयर वाज नो यूनिटी अमंग द फ्रीडम फाइटर के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं थी, ठीक है। द रिवोल्ट वाज नॉट प्लान्ड, यानी कि जो हमारा रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो है वो कोई भी प्लान नहीं किया गया था, यानी कि उसमें जो है कोई भी ऐसा जो है वो प्लान नहीं किया गया था कि ये कब स्टार्ट होगा, क्या इसकी जो है वो आगे प्लानिंग की जाएंगी, कौन इसका लीडर होगा। तो ये जो था, एक तो यूनिटी नहीं थी, देन उसके बाद जो है ये प्लान नहीं किया गया था, ठीक है। देयर फॉर इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन प्रॉपर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, वो इन प्रॉपर वे में किया गया था, यानी कि कोई भी प्लान ऐसा नहीं था कि इसके बाद जो है ये डिसीज़न लिया जाएगा, इसके बाद ये किया जाएगा। सो बच्चे कोई भी ऐसा जो है वो प्रॉपर जो है वो डिसीज़न नहीं लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 मेन कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस रूलर एंड द लॉर्ड्स, यानी कि जो इंडियंस रूलर थे और लैंड लॉर्ड थे, इंडियन रूलर मतलब जो टेरिटरी के किंग थे, देन उसके बाद आपका लैंड लॉर्ड यानी कि जो ज़मींदार थे, वो क्या 3 मेन रीज़न थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सेटिस्फाई नहीं थे। इसका ये भी रीज़न आप लिख सकते हो, या मेन कॉजेज टू डिसकनेक्टेड अमंग द इंडियन रूलर्स एंड द फर्स्ट उनका क्या था कि लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूलर्स थे या ज़मींदार थे उनकी फ्रीडम को ले लिया था। फ्रीडम, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द रूलर, यानी कि रूलर्स की जो थी फ्रीडम, आज़ादी ले ली गई थी, उनकी पावर को कम कर दिया गया था, और अथॉरिटी यानी कि जैसे कि आपका आर्मी रखने का जो राइट था, ठीक है, इस तरह के जो राइट थे, कोई भी डिसीज़न वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते थे। तो इन सब को जो है इन देयर किंगडम, उनका जो राज्य था उनमें से उनकी फ्रीडम को, उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को जो है वो ले लिया गया था। सो मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे वो अनसेटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूलर, ठीक है। देन उसके बाद आपका लैंडलॉर्ड की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ द रेवेन्यू एंड इन देयर टेरिटरीज हो सकता है, मतलब बहुत सारों ने, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही ले लिया था, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट था उनका ले लिया गया था, क्योंकि अब उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। एंड देयर टेरिटरीज, यानी कि मोस्टली जो थे अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे या किंग्स थे उनकी टेरिटरीज़ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में लैप्स कर लिया था। जैसे कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, यानी कि जो ये पॉलिसी थी उसके थ्रू भी जो है बहुत सारी जो छोटी छोटी टेरिटरीज़ थी उनको अपने अंडर में कर लिया गया था। तो बच्चे आपका ये मेन रीज़न थे। दैन उसके बाद है हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि किसने जो है सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशिएट किया था, यानी कि स्टार्ट किया था 1857 के रिवोल्ट को, ठीक है। तो इसका आपका आंसर जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेजिस जो है वो मेन रीज़न था, ठीक है। तो कार्टिलेजिस की वजह से ही इंडियन सिपाही लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। आप इसमें रीज़न आप बताएंगे कार्टिलेजिस का, लेकिन आप इनिशिएटिव करने वाले कौन थे? इंडियन सिपाही, ठीक है। देन उसके बाद आपका है हु वाज मंगल पांडे, जो आपको आपने इसकी जो है फिल्म भी देखी होगी बच्चे। अगर आप ऐसी जो है पैट्रियोटिक फिल्म अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो है ना हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि है आपको ये मेरे ख्याल सभी बच्चे जानते होंगे, चाहे आप 6 के हों, 7th के हो या 8th हो, ठीक है, चाहे छोटी क्लास के भी। कौन था मंगल पांडे? ठीक है, तो मंगल पांडे वॉज ए यंग सोल्जर्स, यानी कि एक यंग सोल्जर्स था हु अटैक हिज ऑफिसर्स, यानी कि जिसने कि सबसे पहले रिवोल्ट को स्टार्ट किया था 1857 के, और जो उनके ऑफिसर्स थे उन पर उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। और क्या था कि इन्हें जो है वो हैंग कर दिया गया था, यानी कि फांसी पर लटका दिया गया था। इसी के बाद जो है आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट, एक आपको शायद ये बुक में ना मिले तो इसलिए आप इसको भी नोट कर लेना। हु वाज बाके खान, मतलब बाके खान कौन था?
तो बाके खान वॉज ए सोल्जर ऑफ बरेली, यानी कि आपने देखा है कि मंगल पांडे जो था वो आपकी मेरठ रेजिमेंट से था, मेरठ जो थी आपकी, ये जो था वो आपका बाके खान वो आपका बरेली से था, एक सोल्जर्स, काफ़ी ब्रेव था। इसका अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। देन उसके बाद है व्हेन ब्रिटिश रीगेन कंट्रोल ओवर द कंट्री, यानी कि कब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के रिवोल्ट को ख़त्म करके जो है फिर से दोबारा अपनी पावर को अच्छे से यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था, यानी कि पहले की तरह जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा उनका कंट्रोल आ गया था। तो बच्चे क्या था कि द ब्रिटिश रिगेन मतलब दोबारा से हासिल कर लेना, द ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन द ईयर 1859, यानी कि 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और 1859 तक इसको पूरी तरह से जो है वो दबा के इसको बिल्कुल ख़त्म करके जो है फिर से जो है वो इसके अपने ऊपर कंट्रोल, मतलब दिल्ली के ऊपर या और जितनी भी टेरिटरीज थी किंग के ऊपर या सभी के ऊपर जो है इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। देन उसके बाद आपके बच्चे ये क्वेश्चन है, आप इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि बच्चे मैं आपका जो सेकंड चैप्टर है, आपको पता है कि हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपका यूटी में आ रहा है, सॉरी पीरियोडिक टेस्ट में, ठीक है। तो बच्चे देखो सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। देन ये मैसेज मैं सभी बच्चों को जो है वो बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब आपका डेट या टाइम होगा, ठीक है, आपका जैसे कि एग्ज़ाम जब है आपका एसएसटी का 8th क्लास का, तो आप उसी टाइम पे जो है कुछ टाइम पहले आप स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे और देन आप जो है पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बीच में आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। आपके एमसीक्यू होंगे और उनको आपको जो है वो बिल्कुल ध्यान से माइंड को अच्छे से पूरा कंसंट्रेट करके आपको जो है वो उन क्वेश्चनों को टिक करना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे कि स्कूल की वेबसाइट पे जाना है। देन उसके बाद आपका जो टाइम होगा, ठीक है, जैसे हाफ एन आवर है, ठीक है, जो टाइम है आपका जैसे कि कोई भी टाइम जो आपका डेट शीट आपकी जो है वो स्कूल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग और क्या नाम है आपको जो है वो पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप जो है वो मेरे को कॉल कर सकते हैं, या सिलेबस से रिलेटेड जो है वो कोई भी बात अगर आप जो है वो पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो जो है अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये है बच्चे आपका सेकंड चैप्टर। इससे मैं 1 मिनट में अपना नंबर दे देती हूँ आपको, 8178706713। आप इस पे है ना मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो, मतलब जैसे एग्ज़ाम के बारे में या सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको पूछनी है तो, ठीक है। तो अब जो है हमारा, अब मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। ये है आपके रिवीजन का चैप्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जैसे कि मैं आपको जैसे अभी मैंने आपको करवाया है कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में, तो इसी तरह से जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं इसमें से ही आपके फाइंड आउट करवाऊंगी और आपका बुक का जो इशू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाने की ज़रूरत है कि मेरे पास बुक नहीं है मैं कैसे करूं, ठीक है। आप जो है वीडियो देख के अगर आप चैप्टर रीड करेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि ट्रेड से टेरिटरी पे इन्होंने किस तरह से जो है वो रूल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, यानी कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो 1600 में जो है यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश हुई थी अप्रॉक्स,
तो क्या था कि उन्होंने किस तरह से अपनी पावर को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसके आई थिंक बच्चे इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप चैप्टर को बिल्कुल डीपली रीड करेंगे तो। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को बीच में चैप्टर पढ़ाते टाइम ध्यान भी ना रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे है आपका औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, कि जो औरंगजेब था वो आपका लास्ट मुगल पावरफुल रूलर था। ठीक है बच्चे, आप क्वेश्चन फाइंड इसका 1 मार्क्स का कर सकते हो कि हु वॉज द, ठीक है, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। आंसर होगा आपका औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन इस तरह से मैं आपको कंटिन्यूटी में बताती भी रहूँगी और आप अपने फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर, यानी कि औरंगजेब जो था वो मुग़ल जो रूलर जो कंटिन्यूटी में रूल करते आ रहे थे उनमें जो है लास्ट जो था वो सबसे पावरफुल था। ठीक है, ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी कि टेरिटरी मतलब कह सकते हो कि छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वेरी लार्ज बात आई है तो दैट इज़ नोन एज इंडिया। यानी कि अगर देखा जाए हमने वर्डिंग पढ़ी है पावरफुल मुग़ल रूलर, यानी कि पावरफुल जो था। ठीक है, तो इसने जो है इंडिया के ऊपर जो बहुत ही बड़ी टेरिटरी थी इसके ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है, कि औरंगजेब जो था वो लास्ट मुग़ल रूलर था और उसने जो है इंडिया के ऊपर जो कि एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी उसके ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है बच्चे, आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उसकी डेथ के बाद इन 1707, यानी कि अब आप सेकंड क्वेश्चन भी बना सकते हो। ठीक है, कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द औरंगजेब, तो आप एग्जांपल दे सकते हो 1707 आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने ये बताया राइट द नेम ऑफ द वेरी बिग लार्ज टेरिटरी इन द टाइम ऑफ द औरंगजेब, तो उसमें आप इंडिया का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप हर लाइन के जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, देन उसके बाद आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उसकी डेथ जो है वो 1707 में हो गई थी। बहुत सारे मुग़ल गवर्नर जिनको क्या बोला जाता था इंडिया में, उनको बोला जाता था सूबेदार। ठीक है, एंड ए बिग ज़मींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम। यानी कि देखिए क्या था कि जो मुग़ल एम्परर जो था आपका औरंगजेब, उसकी डेथ के बाद जो आपके सूबेदार जो थे इंडिया के, ठीक है, जो गवर्नर बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में, इंडिया में इनको सूबेदार बोला जाता था, और ज़मींदार, इन्होंने क्या किया था कि वो जो है अपना रीजनल मतलब या कह सकते हो कि भाई जो है वो अपना जो है रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, इसको सिंपली अगर आप रीड करोगे कि जो औरंगजेब जो थे लास्ट मुग़ल रूलर थे, उनकी 1707 में डेथ हो जाती है, तो बहुत सारे मुग़ल जो गवर्नर थे, ठीक है, एंड देन जो ज़मींदार थे वो जो है अब जो है दिल्ली पर या पूरे इंडिया पर जो है रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब इंडिया जैसे कि हमारा दिल्ली उस टाइप इंडिया जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, तो वो क्या थे कि इनके ऊपर जो है वो रूल करना चाहते थे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। उस टाइम पे दिल्ली जो है इतना जो है वो मेन सेंटर नहीं माना जाता था जैसा कि अब माना जाता है। ठीक है, ये आपको लास्ट चैप्टर में जो है इसी बुक का उस टाइम पे मैं बताऊंगी कि दिल्ली को किस तरह से जो है इम्पोर्टेंस दी गई थी, क्या उसका रीज़न था। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ में पढ़ा कि औरंगजेब जो थे मुग़ल एम्परर थे लास्ट आपके पावरफुल, और उनकी जो उन्होंने बहुत बड़ी जो टेरिटरी यानी कि इट्स मीन इंडिया के ऊपर रूल किया हुआ था, लेकिन जब 1707 में उनकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारे मुग़ल गवर्नर जिनको कि सूबेदार बोला जाता था और ज़मींदार जो है वो अपने रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो क्या था कि क्या इंडिया मतलब दिल्ली को अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है उस टाइम पे जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, यानी कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी।
ठीक है। देन उसके बाद है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18 जो सेंचुरी थी उसका जो हाफ था, मिड जो था, यानी कि इस तरह अगर ये जो मिड था यानी कि 18th सेंचुरी का जो मिड था, हाउएवर ए न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, यानी कि जब आपकी 18th सेंचुरी चल रही थी उसका जो मिड पॉइंट चल रहा था, उस टाइम पे एक नई जो है पॉलिटिकल पावर सामने आई। ठीक है, एक नई जो है पावर जो है वो इंडिया में आई और उनको क्या बोला जाता था, ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ से आपका जो है वो रूल होना जो है इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट होता है। ठीक है, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली कम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। देखिए बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रिटिशर जो थे, ठीक है, वो जो है यहाँ पर रूल करने के लिए नहीं आए थे। उनका मेन मोटिव नहीं था कि वो यहाँ पर रूल करें। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या था कि वो यहाँ पर जो है वो ट्रेड करने के लिए आए थे, एक ट्रेडिंग कंपनी की फॉर्म में आए थे, तो वो यहाँ पर सिंपल ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, एंड वे आर रेल्यूटेंट टू द एक्वायर्ड टेरिटरी, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने टेरिटरी को अपने अंडर में किया। हाउ डिड दे कम टू बी द मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, किस तरह से पूरे इंडिया के मतलब वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य, इसके मास्टर हो गए, किस तरह से यहाँ पर मतलब एज ए रूलर एस्टेब्लिश हो गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट, हम इस चैप्टर में जो है ये रीड करेंगे। ठीक है बच्चे, यानी कि 18th सेंचुरी जो हाफ था, हाँ इसका भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि, या सीधा ही लिख सकते हो कि आप पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है, ब्रिटिश ए न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन इन 18th सेंचुरी, मिड ऑफ द या सेकेंड हाफ ऑफ द। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको इसमें भी बताए हैं, इसमें भी बताए हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कम 5 या 6 जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बनाते हुए आपको अपना चैप्टर कवर करना है। तो ये जो है मैंने बताया आपको कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर जो है यहाँ पर आए और वो एक ट्रेडर्स की फॉर्म में आए थे, सिर्फ ओनली सिंपल ट्रेड करने के लिए। तो किस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, किस तरह से उनकी वास्ट एम्पायर को अपने अंडर में किया, किस तरह से अपनी पावर को एक्सटेंड किया, तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है हमारा जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट से जो है वो कैसे आई थी। देखिए बच्चे, अब हम इनका जो आपके ब्रिटिशर जो थे, या ये कह सकते हो कि अंग्रेज जिसको आप बोलते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या था कि किस तरह से जो है वो इंडिया में आए थे। ठीक है, तो अब हम इनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, आप हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझते हुए आप इसको है ना सिर्फ एक स्टोरी की तरह रीड करेंगे। जैसे आप देखोगे पीछे को, अगर पिछले वाले जो मैंने आपको पॉइंट बताए उसमें सिंपल क्या है, औरंगजेब था, 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, और ज़मींदार जो है और जो है गवर्नर जो थे आपके, वो रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। एक नई पावर जो है वो सामने आई थी और वो क्या थे, ब्रिटिशर। ठीक है, तो आप जो है रट्टा ना लगाएं, मैं फिर आपको यही कह रही हूँ, आप एज ए स्टोरी अगर आप हिस्ट्री को लर्न करेंगे तो आप ईजिली जो है उसको कवर कर पाएंगे। तो देन बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट किस तरह से आई थी। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी कि देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी ब्रिटिश की एक कंपनी थी। क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ पर इंग्लैंड में रूल कर रही थी, उससे उन्होंने एक चार्टर जो है वो पास करवाया, यानी कि एक परमिशन लेटर लिया, ग्रांटेड इट, यानी कि उससे ग्रांट करवाया, पास करवाया। द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये परमिशन उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से ली। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी वहाँ पर जो है वो ट्रेड नहीं कर सकती। ये इन्होंने जो है इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से ये चार्टर जो है वो पास करवाया था। ठीक है,
विद दिस चार्टर, इस चार्टर के अकॉर्डिंग द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द oceans looking for new land from which it could buy good at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price। देखिए बच्चे समझिए ध्यान से कि इस चार्टर के अकॉर्डिंग जो कंपनी थी वो ओशन को क्रॉस करके जाएगी, यानी कि समुद्र को पार करके जाएगी, और क्या है कि नए लैंड, अगर आप 12th की बुक रीड करेंगे, 11th की बुक आप हिस्ट्री की रीड करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे, आपके जो भाई बहन हैं जिन्होंने आर्ट ले रखी है वो आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से जो है इन्होंने नए नए प्लेसेस को जो है वो सर्च किया था ट्रेड के लिए। ठीक है, उसमें आपका बहुत ही क्लियर दे रखा है। सो बच्चे, अगर आप यहाँ पर ही चैप्टर को क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जो था ना कि ओशन को क्रॉस करेंगे, नए नए लैंड को सर्च करेंगे, फ्रॉम विच, जहाँ से वो चीप प्राइस में, सस्ते रेट में जो है वो चीज़ों को ख़रीदेंगे और उनको यूरोप में हायर रेट में सेल कर सकेंगे। यानी कि अगर मैं कम चीज़ में चीज़ खरीदती हूँ और हायर प्राइस में उसको बेचती हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। तो दूसरी कंपनी की जैसे इन्होंने परमिशन ली थी कि कोई भी दूसरी कंपनी जो है वो ट्रेड वहाँ पर नहीं कर सकती थी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन सो दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। मर्केंटाइल का मीनिंग मैं बताती हूँ। ये बिजनेस एंटरप्राइजेज यानी कि बिजनेस के उससे द मेक प्रॉफिट प्राइमरी, यानी कि अपना ये प्रॉफिट सबसे पहले देखते थे थ्रू ट्रेड के थ्रू, यानी कि चीज़ों को कम रेट पे ख़रीदना और इनको हायर उस पर बेचना। तो कंपनी का जो है ये मेन मोटिव था कि चीप रेट पर चीज़ों को ख़रीदना और जो है हाई रेट पर जो है वो चीज़ों को बेचना यूरोप में। ठीक है, तो ये बच्चे आपका था यहाँ तक चैप्टर। ठीक है, इसके बाद मैं आपका यह द रॉयल चार्टर जो था ये आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके जितना मैंने अब तक रीड करवाया है या थोड़ा सा आगे तक कि उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो बच्चे आप जो है यहाँ तक जैसे मैंने चैप्टर रीड करवाया आप वैसे ही चैप्टर रीड करेंगे और जो है आप इसी तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब इसमें है जैसे कि किससे परमिशन ली थी उन्होंने, क्वीन एलिजाबेथ से। ठीक है, क्या उनका मोटिव था और चार्टर में कौन कौन से पॉइंट ऐड किए गए थे, उनको क्या प्रॉफिट था, मर्केंटाइल का मीनिंग क्या है। तो बच्चे आप इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद में सेकेंड वीडियो में आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ चैप्टर की रीडिंग भी करवाऊँ।